प्रवेश शासकीय महाविद्यालय माड़ा से। This call is now being recorded. आज दिनांक 28 मई 2023 को शासकीय महाविद्यालय माड़ा, जिला सिंगरौली एवं सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं वक्ता आदरणीय प्रोफेसर हेम सिंह डहरिया सर, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर एम.यू. सिद्दीकी सर, प्राचार्य शासकीय राजनारायण स्मृति कॉलेज बढ़न, जिला सिंगरौली, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग जो है यह संगोष्ठी कर रहे हैं, सर का भी हार्दिक स्वागत। प्रोफेसर यशवंत सिंह वक्ता के रूप में हिंदी विभाग मणिपुर यूनिवर्सिटी से हैं सर, सर का भी हार्दिक स्वागत। प्रोफेसर जयप्रकाश साकिया सर, चेयरपर्सन स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड रिसर्च सेंटर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर, मध्य प्रदेश, सर का हार्दिक स्वागत। प्रोफेसर डॉक्टर मंजू शर्मा मैडम, प्रोफेसर हिंदी भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैडम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा वक्ता के रूप में प्रोफेसर अंग्रेजी प्राचार्य महिला कॉलेज कोलान यूनिवर्सिटी झारखंड से है मैडम, मैडम का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर शालिनी सोनी मैडम, प्राचार्य प्रोफेसर ऑफ संस्कृत स्वामी विवेकानंद कॉलेज राजस्थान, मैडम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है फैरिल इरहाम मुजाकी सर, यूनिवर्सिटी निगेरी मालंग इंडोनेशिया से, सर का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एसोसिएशन की तरफ से श्री ब्रजेश वीके सर का भी हार्दिक स्वागत एवं मेरे सहयोगी श्री पुष्पेंद्र तिवारी जी का भी हार्दिक स्वागत। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े सभी प्रोफेसर और शोधार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो सेमिनार का विषय है भारतीय साहित्य और दर्शन, जो हम जो है संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से लिए हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर एम.यू. सिद्दीकी सर से अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर एम.यू. सिद्दीकी सर। Good morning to everybody. हेलो सर, आ रही सर आवाज सर? हाँ, ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज माड़ा गवर्नमेंट कॉलेज माड़ा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च पे आज ये नेशनल का सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। तो हम सबके लिए इस बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर राजेश दुर्वे जी ने और उनकी टीम ने ये प्लान किया कि जो है इस जो रिसर्च के फील्ड है काम किया जाए, और इसमें पर्टिकुलरली जो लिया गया टॉपिक लिया गया कि रिसर्च इन फील्ड ऑफ संस्कृत हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो साहित्य है समाज का दर्पण है, तो इस स्थिति में जब हम रिसर्च के फील्ड में जा रहे हैं तो मेरा अपना ये मानना है, और बाकी जितने भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उन सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। being head of institution, that's कि अब हम सब जो है रिसर्च जो करें उस रिसर्च का समाज को क्या फायदा हो रहा है। अभी हम रिसर्च कर लेते हैं और रिसर्च का अपना ये होता है कि अपना बेनिफिट होता है, एकेडमिक करियर हमने अपना बढ़ा लिया, लेकिन सोसाइटी के लिए वो क्या दे रहा है, सोसाइटी को क्या मिल रहा है रिसर्च से। अगर इस पे अगर हम लोग फोकस करके कुछ काम करें तो मैं समझता हूँ कि रिसर्च की जो उपयोगिता है और रिसर्च की जो महत्ता है वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जो है
उसको स्वीकार्यता मिलेगी और उसका अपने को भी एक ये लगता है कि हमने इस समाज के लिए कुछ किया। क्योंकि हम जब इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड, मोस्टली हम सब लोग एजुकेशन में ही रिसर्च काम करते हैं, जो उनका जो भी प्रोफेसर है, टीचर्स है, जो कुछ भी, तो हमारा क्या है, सोसाइटी के साथ जो जुड़ाव लगाव है, हमारा विद्यार्थी हमारे पास होता है, तो हम उसको ये बताएं कि हमने ये जो रिसर्च किया किसी उसमें जाकर, तो ये इसका जो है समाज में हमने क्या पाया और समाज में क्या दे पा रहे हैं, तो ये फिर वो एक चिंतन का विषय बनता है, डिस्कशन का विषय बनता है, और लोग कहते हैं नहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है। अदरवाइज ये फिर जो है वो एक रह जाता है कि हम अपना एकेडमिक कैरियर ही बना पा रहे हैं। और शोध में होना चाहिए, शोध ही आप देखते हैं, हम सब देखते हैं कि दूसरे देशों में जो है हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में बहुत सारा काम हुआ, बहुत बड़े बड़े शोध संस्थान बन चुके हैं, चाहे वो रशिया में हो, जर्मनी में हो, भी अमेरिका वगैरह में भी स्टैब्लिश हो चुका है। तो अपने देश से के लोग ही बहुत सारे वहाँ पे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट ओरिजिनल है, वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हम सब लोगों को मिलकर बहुत सारा इसमें काम करना है, और अपने बच्चों को भी हमको मोटिवेट करना है कि वो कुछ बने, इस तरीके से वो हो। क्योंकि जब हमारे यूनिवर्सिटी जो देखते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू वगैरह में जो है एक ओपन डिस्कशन का माहौल क्रिएट होता है। वो इसलिए क्रिएट होता है कि वहाँ पे एक ये आजादी होती है। ठीक है, कॉलेज में हमारे एक लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों में ये जागरूकता ला सकते हैं कि इस तरीके के शोध के कुछ काम हो, कुछ लिखा साथ में बैठ के लिखा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उसमें काम अच्छा हो पाएगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि मैंने उसको बैकग्राउंड या जो मेरी अपनी थॉट थी, मेरी जब थिंकिंग थी रिसर्च के बारे में, तो बहुत दिनों से मैं सोचता था कि बात हो तो इसमें भी होनी चाहिए। तो मैंने आपके साथ ये शेयर करने की कोशिश किया है, और ये आज का डिस्कशन आप सब का बहुत अच्छा हो, और जहाँ जो लोग इससे वर्चुअल उससे जुड़ रहे हैं उन सबको इसका फायदा मिले, और ये दूसरों को भी जो है हम मोटिवेट कर पाए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, छोटे से कॉलेज में सुरेश जी और उनकी टीम का ये बड़ा सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने ये सोचा कि हमको ये काम करना है। तो वो कहते ना कि संसाधन आने नहीं आता, यदि हमारे अंदर सच्ची लगन और वो उत्साह, इंथुसियाज्म हो और कमिटमेंट हो, तो देन जितनी भी चीजें होती है सब मीट आउट हो जाती है, जितनी भी प्रॉब्लम मीट आउट हो जाती है। तो उन्होंने ये करने की कोशिश किया, और एक अच्छा कहा है, शुरुआत है। इससे दूसरे भी कॉलेज के लोगों को, दूसरे भी टीचर्स को जो है मोटिवेशन मिलेगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही प्रेरणादायक जानकारी दी। थैंक यू। अब मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मंजू शर्मा मैडम जो वक्ता के रूप में जुड़ी हैं, प्रोफेसर हिंदी भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपना उद्बोधन शुरू करें। मैडम, डॉक्टर मंजू शर्मा मैडम। नमस्कार। आज के राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का विषय भारतीय दर्शन और साहित्य। इस पर आधारित संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर मंजू शर्मा, भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, हिंदी विभाग से हूँ। मेरे विषय का विषय है हिंदी साहित्य और दर्शन। साहित्य मानव भावों और विचारों का कोश है। मानव की सहज आकांक्षा रहती है आदिकाल से ही कि वह अपने अंदर उठने वाले भावों विचारों को प्रेषित करे। साहित्य का जन्म इसी आत्म प्रेषण की मौलिक प्रस्तुति से होता है। साहित्य में बुद्धि तत्व और अनुभूति तत्व दोनों का ही समान महत्व होता है। बुद्धि तत्व प्रायः प्रबंध, काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि की रचना में सहायक होता है, जैसे शिल्प संयोजन, अलंकार, गुण विधान, भाव प्रेषण आदि में बुद्धि तत्व का होना अनिवार्य होता है। अनुभूति तत्व अभिव्यक्ति और अनुभूति के मध्यवर्ती आकाश में विचार तत्व स्वतः सन्निविष्ट हो जाता है, क्योंकि विचारहीन अनुभूति कोरा प्रलाप मात्र है। दर्शन वास्तविकता के मौलिक सत्य को तर्क रूप से समझने और व्याख्या करने का प्रयास है, अर्थात यथार्थ को परखने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधि पूर्वक, क्रमबद्ध विचार करने की कला है। यदि हम साहित्य और दर्शन जो हमारे विषय हैं मूल रूप में, यदि उनके थोड़ा सा अंतर को जानना चाहें
तो हम देखेंगे कि साहित्य में सत्य की सामाजिक स्वीकृति के लिए अत्यंत उपयोगिता सिद्ध होती है, जबकि दर्शन में उतनी उपयोगिता नहीं होती। साहित्य की बौद्धिकता के साथ साथ भाव प्रवणता संलग्न है, जबकि दर्शन में और विज्ञान में बौद्धिक विश्लेषण को प्रश्रय दिया जाता है। साहित्य का विचार तत्व हृदयंगम होता है, क्योंकि इसमें चिंतन और अनुभूति का समाहार होता है, जबकि दर्शन और विज्ञान का विचार तत्व बोधगम्य होता है। फलतः साहित्य की प्रभावष्णुता अधिक होती है, जबकि दर्शन आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी तरफ से तो ऑन है मैम। अभी तक बिल्कुल नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है इधर। हाँ जी, यस प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है हमारी। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, वो लेफ्ट होकर के रीच कीजिए, आवाज आएगी। क्लियर है मैम आवाज। ठीक है। फलतः साहित्य प्रभावष्णुता में अधिक होता है, जबकि विज्ञान आवाज सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, आवाज नहीं आ रही है। विज्ञान मैम आपको नहीं आ रही, शायद सबको आ रही है। नहीं, जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर आवाज है मैडम की। जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वो लोग देखें अपने आप सिस्टम। सर प्लीज डिस्टर्ब ना करें उनको, या तो आप म्यूट कर दें या कुछ करें। शुरू करें सर? जी। यस मैम प्लीज। साहित्य में प्रभावष्णुता अधिक होती है, जबकि विज्ञान और दर्शन में अपेक्षाकृत कम होती है। साहित्य लिखित भाषा पर अधिक केंद्रित रहता है, जबकि दर्शन मौखिक भाषा में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। साहित्य कला, कल्पना, भावना और रूपक भाषा पर अधिक केंद्रित है, जबकि विज्ञान और दर्शन सत्य, बुद्धि, भाषा के आसपास ही घूमता रहता है। साहित्य सत्यबोध को हृदयंगम कर शब्दबद्ध करता है, जबकि दर्शन स्पष्ट सत्य को वाणी देता है। साहित्य में आंसू संभव है क्योंकि भावनात्मकता होती है, जबकि विज्ञान में आंसू के लिए कोई स्थान नहीं होता। यदि हम साहित्य और दर्शन इन दोनों की कुछ समानताएं भी देखें, तो निश्चित रूप से दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों में ही अंततः समष्टिगत रंजन एवं रक्षण की प्रतिष्ठा होती है। दार्शनिक जहाँ अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं के लिए चिंतन मनन करता है, उसी प्रकार साहित्यकार अपने अंतःकरण में उत्पन्न अनुभूतियों को स्वांतः सुखाय अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार दार्शनिक की प्रतिपत्तियां अंततः सामाजिक ज्ञान व्यवस्था की आधारशिला बन जाती हैं, उसी प्रकार साहित्य की मान्यताएं अंततः समाज की सांस्कृतिक निधि बन जाती हैं। दर्शन के कुछ प्रयोजन होते हैं, जैसे आत्मबोध, दुख नाश, आनंद प्राप्त, सत असत की विवेचना, सामाजिक आध्यात्मिक सुधार, स्वयं साध्यता आदि। उसी प्रकार साहित्य के भी कुछ प्रयोजन होते हैं, जैसे यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, आनंद प्राप्ति, कांता सम्यक उपदेश आदि। इसी कारण महान साहित्यकार प्राय महान दार्शनिक होता है, और महान दार्शनिक प्राय महान साहित्यकार होता है। साहित्य द्वारा बताई गई समस्याओं का उपचार साहित्य दर्शन द्वारा, और दार्शनिक विषयों का विवरण दर्शन के साहित्य द्वारा संभव है। कई कवियों ने दार्शनिक विषयों पर कविताएं लिखी हैं, और कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों ने अपने दर्शन को पद्य में व्यक्त किया है, जैसे महर्षि व्यास ने महाभारत और गीता में हिंदू दर्शन या भारतीय दर्शन को सिखाने का प्रयास किया है। दर्शन प्राय आस्तिक और नास्तिक दोनों ही होते हैं। आस्तिक दर्शनों में जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आदि, तथा नास्तिक में चार्वाक और बौद्ध, जैन दर्शन आदि। भारतीय दर्शन को यदि हम कुछ विशेषताओं को जानना चाहें तो वो है, जैसे इसका आरंभ, यद्यपि आरंभ निराशावादी है, दुखपूर्ण है, किंतु अंत हमेशा आशावादी होता है। यानी दार्शनिकों ने दुख से छुटकारा पाने के लिए ही इन दर्शनों का सहारा लिया है। जैसे एक ऐसा मान सकते हैं कि दर्शन वो विधा है, जैसे एक वियोगिनी को अपने पति के आगमन का विश्वास होता है कि चाहे अभी दुख है लेकिन आगमन होगा, और निश्चित रूप से उसको आशा रहती है। प्रत्येक दर्शन की आत्मा सत्ता में विश्वास करती है, केवल चार्वाक दर्शन को छोड़कर, क्योंकि चार्वाक दर्शन मानता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। अतः वो नहीं विश्वास करता आत्मा में, अन्यथा अन्य सभी दर्शन
हमारे आत्मा को मानकर चलते हैं। कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जिनमें संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म समाहित हैं। भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक ही नहीं वरन व्यवहारिक भी है और अनुभूति परक और व्यवहार को प्रमुखता देने वाला है। भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करता है, सहनशीलता की भावना और सत्य अहिंसा पर विशेष बल देता है, चारों पुरुषार्थों की बात करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ मानता है और जो ज्ञान के ही द्वारा संभव है, जिसका आधार दर्शन ही है। भारतीय दर्शन पश्चिमी सभ्यता के आदर्शवादी दर्शन में भी मिलता है, जैसे गीता का आदर्शवाद क्रिया और इन पर दोनों पर निर्भर करता है और मोह त्याग को ही मोक्ष की स्थिति बताता है। अब हमें देखना होगा कि दर्शन अपने मूल स्वरूप में साहित्य में जब पहुंचता है तो वो क्या मूल स्वरूप में जाता है या उस अथवा अवयव बन जाता है और जीवन की भूमिका में विचलित हो जाता है और साहित्य संरचना के द्वारा दर्शन का निष्कर्षण किया जाने लगता है। हिंदी साहित्य में दर्शन अंतर्भुक्त है। साहित्य में पहुंचकर दर्शन का स्वरूप जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। वैदिक दर्शन से लेकर अन्य भारतीय दर्शनों की पहचान व विश्लेषण इस दृष्टि से आवश्यक हो जाती है। यदि हम हिंदी साहित्य में देखें, अद्वैतवादी दर्शन जीवन और जगत के विश्लेषण के लिए खोजा गया। जगन मिथ्या का आधार निर्गुण संतों ने जाति पाति और वर्ण व्यवस्था के विरोध के लिए उपयोगी बनाया। शंकराचार्य का यह दर्शन जीवन की समता और सार्वजनीयता का आधार बना। निर्गुण सगुण के बीच का साम्य भी यही दर्शन बना। द्वैतवादी दर्शन जगत की अस्मिता को लौकिक प्रतिपादित किया। लौकिकता का आधार पाकर दर्शन का भी लौकिकरण होने लगा। विशिष्टाद्वैत दर्शन द्वारा राम काव्य को पाकर संपूर्ण जीवन का ही सूक्ष्मदर्शी बन गया। ईश्वर तत्व को मनुष्यता में पहचाना तो मनुष्यता को ईश्वर तत्व की संभाव्य ऊंचाइयां प्रदान की। कृष्ण काव्य ने तो शुद्धता के बहाने दर्शन का पूर्णतः लौकीकरण किया, जिसमें लोक जीवन की दर्शन की ऊंचाई मिली। सूफी दर्शन ने इस्लामिक दर्शन को एक नई भूमिका दी। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन सब ने अपनी अव्ययी भूमिका में साहित्य में प्रवेश किया। इस प्रकार जीवन बदला, दर्शन बदला, संप्रदाय बदला और अनेक रूपों में उसका प्रयोग हुआ। दर्शन के यथार्थोन्मुखी होने की प्रक्रिया में हिंदी साहित्य में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण मानवतावाद, मानववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, गांधीवाद और प्रगतिवाद आदि नए नए दर्शन के रूप या विचारधाराएं सामने आई। मार्क्सवादी दर्शन या यथार्थवादी दर्शन का स्वरूप और प्रयोजन विचारात्मकता रूप को पहचानते हुए भी साहित्य को समाज के लिए वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखता है। केदारनाथ जी ने इस दर्शन को जीवन का आधार मानकर जन साधारण की गहरी व्यापक संवेदना को इस प्रकार व्यक्त किया है, न दुख से डरे हैं, न सुख से मरे हैं, काल की मार में जहाँ दूसरे झरे हैं, हम वहाँ अब भी हरे के हरे हैं। समाज शास्त्रीय दर्शन समाज और साहित्य के विकासशील संबंध को स्थापित करता है। इसे केवल भौतिकवादी विकास की सीमा में सीमित नहीं किया जा सकता। इस दर्शन की मूलभूत मान्यता है, साहित्य एक सामाजिक निर्मिति है। इसमें लोक मंगल या लोकहित की मूल प्रेरणा विद्यमान रहती है। प्रत्यक्षवादी दर्शन साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य निर्माण में परंपरा का योगदान होता है। लेखक सामाजिक यथार्थ की को रचना में प्रतिबिंबित ही नहीं करता वरन उसकी पुनर्रचना भी करता है। एक नया दर्शन है मृत्यु दर्शन। मृत्यु के प्रति चिरंतन जिज्ञासा प्रत्येक मन में अनादिकाल से रही है। मृत्यु संबंधी विचार नचिकेतोपाख्यान में, महाभारत के भीष्म पर्व में, गीता आदि में मृत्यु को सहज रूप से अपनाने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में अज्ञेय जी ने मृत्यु का प्रश्न बार बार उभर कर सामने लाया है। अज्ञेय जी का दृष्टिकोण अंततः भारतीय ही रहा है। उन्होंने मृत्यु को सहज रूप में अपनाने पर बल दिया है। इसी कारण प्रभाकर श्रोत्रिय जी उनके बारे में लिखते हैं कि अज्ञेय जी की कविता उन्हीं की तरह बोलती कम और सोचती ज्यादा है। इस तरह से आगे यदि हम बौद्ध धर्म को देखें या बौद्ध दर्शन को देखें तो हिंदी साहित्य में रामकृष्ण को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथों की तुलना में यद्यपि बुद्ध चरित्र को लिखे गए ग्रंथों की संख्या कम है, किंतु नगण्य नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में मैथिली शरण गुप्त यशोधरा काव्य में बुद्ध की पत्नी
यशोधरा के नारी मन की अविस्तार करुण गाथा को लिखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया अनुवाद का बुद्ध चरित्र नाम से बुद्ध जीवन की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद के विभिन्न नाटक जैसे राजश्री, विशाखा, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि सम्राट अशोक, कनिष्क और उन सम्राटों से संबंधित हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दिया। इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म दर्शन सिद्धांत के यत्र तत्र मिलते हैं। संसार के संघर्ष से विरत होकर संसार त्याग का उपदेश नहीं दिया गया है, वरन निष्काम भाव से कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। महादेव वर्मा की रचनाओं में बौद्ध धर्म के दुखवाद, करुणा के सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निराला साहित्य में भी बुद्ध धर्म दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्र लेखा बौद्ध धर्म में आई विकृतियों को दर्शाता है और व्यक्तिगत मुक्ति की जगह समष्टिगत चित्त के परिष्कार पर बल देता है। आगे की असाध्य वीणा और आंगन के पार द्वार बौद्ध दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों को गहराई से समझकर व्यक्त किया गया है। चतुरसेन शास्त्री के बोधि वृक्ष की छाया में और वैशाली की नगर वधु आदि में शलाका पुरुषों बौद्ध धर्म के जीवन व्रत को प्रस्तुत किया गया है। मोहन राकेश के लहरों के राजहंस का कथानक बुद्ध के जीवन काल से ही संबंधित है। यदि हम इस तरीके से हर एक रचना को देखें तो बहुत सारी रचनाओं में बहुत सारे दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि हम कोई एक ऐसी रचना देखें जिसमें बहुत सारे दर्शन सम्मिलित रूप में मिल जाएं तो हम कामायनी को नहीं भूल सकते हैं। कामायनी के यदि हम दर्शन को देखते हैं तो उसमें उपनिषदों का अद्वैतवाद, शैव दर्शन, समरसता या आनंदवाद, बौद्ध दर्शन का करुणा, जड़वाद, दुखवाद और शून्यवाद और नियतिवाद दर्शन जिसमें कर्म पर बल दिया गया है, ये सभी दर्शनों का प्रभाव स्पष्ट होता है। श्रद्धा मनु को चिंता मुक्त करते हुए प्रारंभ में ही कहती है, जिसमें बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक परदासा झीना नील छिपाए जिसमें सुंदर गात। इसी प्रकार दुख सुख का निराकरण करने के लिए स्पष्ट रूप में प्रसाद लिखते हैं, जिसे तुम समझे वो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत उसको जाओ भूल। इसी तरीके से कामायनी का मुख्य सिद्धांत समरसता के कारण ही समस्त विश्व अखंड आनंद में परिवर्तित हो जाता है, जिसके लिए प्रसाद लिखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। यदि हम कामायनी में अन्य दर्शनों को देखें, इन दर्शनों के अलावा, तो हमें परिवर्तनवाद, परमाणुवाद, शक्ति स्पर्धावाद, डार्विन का विकासवाद भी देखने को मिलता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो संघर्षरत रहेगा, जो बलशाली होगा, वही जीवित रह सकेगा। तभी वो लिखते हैं, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। स्पष्ट है कि बहुत सारे दर्शन कामायनी में देखने को मिलते हैं। निष्कर्षतः मैं कह सकती हूँ कि साहित्य में दर्शन की भूमिका आटे में नमक के समान है। दर्शन मूलतः विचार है, विचार की साहित्य में प्रच्छन्न भूमिका होती है। दर्शन के आधार पर साहित्य विकसित नहीं होता, न ही दर्शन साहित्य को नियंत्रित कर सकता है, अपितु दर्शन साहित्य को संबल प्रदान करता है, गहनता प्रदान करता है, प्रौढ़ता और परिपक्वता प्रदान करता है। अंत में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। भारतीय साहित्य का है आधार, भारतीय साहित्य का है आधार, सभ्यता, संस्कृति और दर्शन, प्रत्येक विधा विचार में सदा सफल होता निदर्शन, सफल सदा होता निदर्शन। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हम सभी लोगों को। अब मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर किंची डहरिया सर का जो है तो शायद अभी जुड़े हैं, मैं सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर का मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा कि सर वर्तमान में कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में पदस्थ हैं। सर की 120 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं का जो है प्रकाशित शोध पत्र हैं। सर के द्वारा जो है 25 पुस्तकों का प्रकाशन हो गया है एवं 106 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध संगोष्ठियों में शोध पत्रों का वाचन जो है सर के द्वारा किया गया है। 14 राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में सर की जो है सहभागिता रही है
और 50 से ज्यादा सेमिनार, कार्यशाला, जयंती दिवस एवं व्याख्यान माला का जो है सर ने संयोजन किया है। और 151 विभिन्न संस्थानों में जो है सर के द्वारा जो है व्याख्यान दिया गया है। और 17 संस्थानों में, प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थानों में जो है सर की जो है सदस्यता है। और सर के अंडर में जो है 6 PhD अवार्ड हुई हैं। सर का परियोजना कार्य संपन्न है और 11 पत्र पत्रिकाओं का जो है संपादन सर अभी वर्तमान में कर रहे हैं। और 60 से ज्यादा सम्मान जो है सर को प्राप्त हो गए हैं। अब मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर KMC डेहरिया सर से अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर KMC डेहरिया सर। जी धन्यवाद। आज इस संगोष्ठी में जी जय श्री राम मुकेश जी। प्रणाम। ठीक है सर। हाँ, अच्छा लग रहा है संगोष्ठी में आप जुड़े हुए हैं। जी भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया। तो इस संगोष्ठी में आज हमारे बीच डॉक्टर MU सिद्दीकी जी, डॉक्टर मंजू शर्मा जी, जयप्रकाश साक्य जी, यशवंत सिंह जी, प्रीति बाला सिन्हा जी, शालिनी सोनी जी और हैरिल इरहाम मुजाकी जी, और जिनसे मेरी बात हुई और लगातार संगोष्ठियों में, कई किताबों में, पत्र पत्रिकाओं का लगातार जो प्रकाशन कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर देवेंद्र विश्वकर्मा जी SRF फाउंडेशन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, लगातार ऐसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। तो उनका भी यहाँ पर आभार, जिनके माध्यम से ये संगोष्ठी में जुड़ने का अवसर मिला है। तो मुझसे पहले भी कुछ वक्ताओं ने अपनी बात यहाँ पे रखे हैं, और जैसा कि विषय ही है संगोष्ठी का भारतीय साहित्य और दर्शन, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विशेष संदर्भ में ये बात आज हमारे वक्ता कह रहे हैं और इस संगोष्ठी का विषय भी है। तो भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन और दर्शन साहित्य का क्या संबंध है, अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो भारतीय साहित्य जो 1947 के पहले तक जो भारतीय उपमहाद्वीप और 1947 के बाद भारत में निर्मित वाचिक और लिखित साहित्य से है, और जिसके माध्यम से अभी तक वो चल रहा है। तो 1947 के पहले और 1947 के बाद, इसको दो भागों में हम देखें तो वाचिक साहित्य यानी मौखिक और लिखित साहित्य। वो जनजातीय समाज में हम देखते हैं तो वाचिक जो परंपरा उनकी रही है साहित्य को सहेजने की, और एक लिखित साहित्य जो है, वो दो प्रकार के साहित्य को यहाँ पे हम देखते हैं। परंतु आजकल हम देखते हैं कि जो वाचिक साहित्य वो भी लिखित साहित्य हो रहा है। जनजातीय साहित्य में भी हम देखते हैं कि उनमें भी लिखने की परंपरा, जो लेखक हैं जनजातीय समाज के हों या गैर जनजातीय समाज के हों, सब उस जनजातीय समाज के बारे में, उनके पर्व त्योहार के बारे में, लोकगीतों के बारे में, उनके समाज दर्शन के बारे में सब कुछ जो है वो आज लिख रहे हैं। तो वाचिक परंपरा से लिखित परंपरा की ओर भी आ रहे हैं। तो भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके, और इसी को ध्यान में रखकर हम देखते हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार जो विशेष संदर्भ में देखते हैं, महेश्वर में अद्वैत धाम की स्थापना हो रही है, जिसमें शंकराचार्य जी ने जहाँ पर उनको ज्ञान मिला, उनके गुरु के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया, और पूरे विश्व में जिन्होंने अद्वैत दर्शन की स्थापना की और जो मठों की स्थापना की, और पूरे जो है ज्ञान को विश्व के स्तर तक पहुंचाया, ऐसे अद्वैत धाम की जो स्थापना महेश्वर में हो रही है। और मध्य प्रदेश सरकार इसकी ओर विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें जो है पूरे देश ही नहीं विदेश से भी लोग बहुत कुछ सीखने के लिए आएंगे। तो तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ तत्व का ज्ञान है। तत्व तो मानव के दुखों की निवृत्ति
के लिए या तत्व ज्ञान कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ। और जो हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। तो सत्य को जानना समझना जरूरी है। किसी के कहने पर या किसी के बताए मार्ग पर जब तक आप उसको खुद अनुभव ना कर लें, उस सत्य की खोज तब तक ना कर लें तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता, तथा जिनको सम्यक दृष्टि नहीं है वे संसार के माया मोह और जाल में फंसते हैं। तो भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से देखने समझने की कोशिश की है। और दर्शन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र कहते हैं। यह शास्त्र शब्द सासु अनिष्ठो से निष्पन्न है। तो भारत की जो प्रत्येक भाषा के साहित्य का अपना स्वतंत्र और प्रखर वैशिष्ट्य है, जो अपने प्रदेश के व्यक्तित्व से मुद्रांकित है। चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, इधर हिंदी उर्दू हो, इनकी प्रदेश की भाषाएं कितनी मिली हुई हैं, किंतु उनके अपने अपने साहित्य का जो वैशिष्ट्य है वो अलग अलग प्रकार से है और प्रखर है। इसी प्रकार गुजराती और मराठी का जनजीवन परस्पर ओतप्रोत है, किंतु क्या उनके बीच में किसी प्रकार की भांति कोई संभव है? दक्षिण की भाषाओं का जो उद्गम है एक है, सभी द्रविड़ परिवार की विभूतियां हैं, परंतु क्या कन्नड़ और मलयालम या तमिल और तेलुगु के स्वरूप के विषय में संख्या हो सकती है शंका। यही बात बंगला, असमिया या उड़िया के विषय में सत्य है। तो बंगाल के गहरे प्रभाव को बचाकर असमिया और उड़िया अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाई हुई है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी हम देखें तो जो हमारी मातृभाषाएं हैं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, सबको समन्वय करने का प्रयास इसमें किया गया है। सभी भाषाओं को सम्मान मिले और सभी भाषाओं में उनका महत्व मिले और वो अपनी मातृभाषाओं में बच्चे पढ़ें समझें। एक से अधिक भाषाएं आए तो बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात है, परंतु अपनी जो मातृभाषा है उसमें जो मनुष्य जो छात्र पढ़ समझ सकता है, अपनी समझ विकसित कर सकता है, वो अन्य भाषाओं में नहीं। अन्य भाषाओं का ज्ञान हो परंतु अपनी मातृभाषा तो उसको आना ही चाहिए। और इसी तारतम्य को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनाई गई है। और मध्य प्रदेश में तो एक बड़ा परिवर्तन हमारी भाषाओं को लेकर हिंदी को महत्व दिया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग मिलके और जो चिकित्सा की पुस्तकों का जो MBBS की पाठ्यक्रम का जो तैयार किया गया और पिछले वर्ष से अभियांत्रिकी की पढ़ाई हिंदी में शुरू हुई है, इस वर्ष से चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। और अभी हाल ही में जो UPSC का रिजल्ट आया उसमें देखते हैं कि 54 जो प्रतिभागी हैं, 54 जो छात्र हैं वो हिंदी माध्यम से दे करके UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण किए। तो ये हिंदी के लिए बड़े ही हमारे गौरव की बात है, हिंदी प्रदेशों के लिए। और चाहे बोली भाषा हमारे देश की कोई भी हो, सबका सम्मान है, तो सबसे मिलकर के ही हिंदी समृद्ध हुई है। और इजराइल एक छोटा सा देश है जहां हम देखते हैं कि वो वहां की जो हिब्रू भाषा है वो अपनी भाषा में जो है 12 नोबेल पुरस्कार, विश्व के सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। किसी भी देश में आप चली जाइए तो उस वहां पे जब आप अध्ययन करने के लिए जाए, PhD के लिए जाएं या MA के लिए जाएं, तो वहां उनकी भाषा सीखना पड़ेगा, तब आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। वहां की अनिवार्यता है। तो कोई हर देश की अपनी भाषा है, तो हमारे देश की भी एक कोई राष्ट्रभाषा होना चाहिए। बाकी मातृभाषाएं और क्षेत्रीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं तो हैं ही, उनका सम्मान है ही और वो उस पर काम चल भी रहा है, आगे पीछे वो चीज होंगी भी। तो इन सभी साहित्यों की अपनी अपनी विशिष्ट जो है विभूतियां हैं। जब शून्य में खो जाने की बात हो जाती है और जिसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं होता और जो सब कुछ में खो जाता है, सब कुछ में खो जाना और यही सब कुछ को पा जाना जैसे होता है, वो यही जो परम सत्य है। साहित्य के इतिहास को जनता की चित्रवृत्तियों का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
तो इतिहासकार या किसी दृष्टा की चेतना में इतिहास की घटनाएं जिस रूप में प्रतिबिंबित होती हैं उसे इतिहास दर्शन कहते हैं। तो अतीत के दर्शन का विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। और भारत में दर्शन की जो बात अभी हुई है उसमें साहित्य मानव के भावों और विचारों का कोष है और साहित्यकार की जो सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जो अनुभूति है तथा अभिव्यक्ति है ये मध्यवर्ती आकाश में विचार तत्व अपने आप सन्निविष्ट हो जाता है और साहित्य जो है मानव के भावों और विचारों का कोष बन जाता है। तो आदिकाल से हम देखते हैं कि मानव अपनी अनुभूतियों और अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता रहा है और यही साहित्य के दर्शन तथा विज्ञान के वैशिष्ट्य का प्रश्न उठता है। दर्शन कथा विज्ञान भी बुद्धि प्रधान है परंतु ठीक उसी अर्थ में जिस अर्थ में साहित्य है। तो साहित्य की बौद्धिकता के साथ भाव प्रवणता संलग्न है। दर्शन कथा विज्ञान की बौद्धिकता भाव प्रवणता के स्थान पर विश्लेषणात्मकता को प्रश्रय देती है और यही कारण है कि जहां साहित्य का विचार तत्व हृदय ग्राह होता है वहां दर्शन तथा विज्ञान का विचार तत्व जो है बोधगम्य रहता है। और साहित्य की जो प्रभाव विष्णुता इन दोनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। साहित्य तथा दर्शन में कितना घनिष्ठ संबंध है यह हम देखते हैं तो प्रयोजन की दृष्टि से भी दोनों महत्वपूर्ण साम्य इसमें प्राप्त होता है। दोनों में वैयक्तिकता का प्राधान्य होते हुए अंततः समष्टिगत रंजन तथा रक्षण की प्रतिष्ठा होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दार्शनिक अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए चिंतन मनन करता है उसी प्रकार जो साहित्यकार है अपने अंतःकरण में जो प्रादुर्भूत अनुभूतियों को स्वतः सुखाय अभिव्यक्त करता है। और जिस प्रकार दार्शनिक की प्रतिपत्तियां अंततः सामाजिक ज्ञान व्यवस्था की आधारशिला बन जाती हैं उसी प्रकार साहित्यकार की मान्यता अंततः समाज को सांस्कृतिक निधि की ओर ले जाती हैं। तो दर्शन समस्त ज्ञानों तथा मानवीय अनुभवों के समाहार का करता है और इस रूप में जो दार्शनिक सत्य को स्वभाव जीवन के अर्थ और उद्देश्य चेतन को उद्भव स्तर तथा परिणामगत अन्य शीर्षस्थ समस्याओं के संबंध में बृहत्तर और व्यापकतर दृष्टिकोणों की खोज करता है और यहाँ पूर्ण पर बल दिया जाता है। तो दर्शन समस्त ज्ञानों तथा समस्त व्यक्तिगत और जाति अनुभवों को एक पूर्ण प्रणाली में संयुक्त करने के प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता है। तो दर्शन और साहित्य का जो संबंध है उसको और व्यापक दृष्टि से देखने के लिए मुझे लगता है और भी वक्ता हमारे बीच काफी हैं, 6-7 वक्ता हैं। तो कुछ ने अपना वक्तव्य दे भी दिया है और कुछ अपनी बात रखने वाले हैं तो समय का बंधन भी है। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए आयोजकों को और जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज माड़ा सिंगरौली का भी बहुत बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद जिन्होंने मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया और अपनी बात रखने का। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह विश्वकर्मा जी और सभी मेरे साथ जुड़े हुए का आभार धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने साहित्य और दर्शन के संबंध में जो है बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर जयप्रकाश साकिया सर, चेयरपर्सन स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड रिसर्च सेंटर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर से अनुरोध करूंगा कि वे जो है अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर जयप्रकाश साकिया सर। Thank you very much.
भारतीय साहित्य और दर्शन पर आयोजित अंतर विषयक राष्ट्रीय शोध सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर रेम्यू सिद्दीकी सर, संयोजक डॉक्टर राजेश ध्रुवे सर, सह संयोजक श्री पुष्पेंद्र तिवारी सर, प्रोफेसर यशवंत सिंह जी, डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा जी, डॉक्टर शालिनी सोनी जी एवं सेमिनार में जुड़े सभी विद्वान प्राध्यापक और शोधार्थियों का अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं शासकीय महाविद्यालय माड़ा चिकनौली और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर सोसाइटी तथा SRF इंटरनेशनल एंड नेशनल रिसर्च जर्नल एंड बुक पब्लिकेशन हाउस का, जिन्होंने मुझे इस शोध संगोष्ठी से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें इंडियननेस होना चाहिए। इंडियननेस का मतलब भारतीयता का स्वर सर्वोच्च होना चाहिए। दूसरा जो उद्देश्य है वह हमारी शिक्षा पद्धति अनुसंधान परक होना चाहिए। और तीसरा, हमारी शिक्षा पद्धति रोजगार उन्मुखी होनी चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के आलोक में मैं आज अपनी इस चर्चा में भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन का स्वरूप, विषय प्रयोजन और महत्व के संबंध में अपने विचार यहाँ पर आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय दार्शनिक चिंतन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य सार्वभौमिक कल्याण है। संपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं विश्व के समस्त चर अचर जीवों के कल्याण के लिए अनादिकाल से प्रवाहित है। आध्यात्म ज्ञान के अभ्यास, दर्शन और भावना के क्रम में भारत भूमि में निर्बाध गति से चलता रहा और चलता भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों, संतों, महात्माओं, तत्ववेत्ताओं एवं मानव कल्याण का पथ प्रदर्शन करने वाले समाज सुधारकों की पावन भूमि रही है। महापुरुषों के चरित्र, चिंतन और आचरण में आदर्शवादिता, उत्कृष्टता एवं दिव्यता स्वयं प्रकाशित होती है। संपूर्ण मानवता और समस्त मानव समाज उनकी प्रेरणा से अनुप्राणित होकर के उनका अनुकरण करता हुआ अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता है। उनके तपोमय जीवन और तेजोमय ज्ञान से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान राशि अगणित मानव का पथ प्रदर्शन करती है, जिसके आभार स्वरूप में मानवता सदा उनकी ऋणी रहेगी। भारत की पवित्र भूमि वस्तुतः ज्ञान, भक्ति, कर्म, आध्यात्म और साधनाओं की जन्मभूमि है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि भारत भूमि देवराज इंद्र, वैवस्त मनु, दैन्य प्रभु, इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मानधाता और दिलीप जैसे राजर्षियों की भूमि है। यहाँ पर भगवान महावीर आए, भगवान बुद्ध आए, शंकराचार्य जैसे तत्वदर्शियों ने यहाँ पर तपस्या की है। यही वह जम्बूद्वीप है जहाँ मानव रूप में जन्म लेने के लिए बुद्ध अपना संकल्प करते हैं। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए यहाँ सदैव आदर्श कारणभूत रहे हैं, इसलिए देवताओं की इच्छा भी यहाँ जन्म लेने की सदैव बनी रही है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरस्वा। यथार्थ में भारत का परंपरागत आचार विश्व के सदाचार का सदैव पैमाना रहा है। इसलिए संतों और ऋषियों ने, समाज सुधारकों ने, हमारे धर्माचार्यों ने अपने चरित्र, चिंतन और आचरण को ऐसा बनाया है कि संपूर्ण मानवता आज भी उनकी ऋणी है। वैदिक ऋषि युग से ही गुरु शिष्य परंपरा तपोवन और आश्रमों में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ परंपराओं में विकसित हुई है। तपोवन में तपोनिष्ठ ऋषियों मनीषियों की यह श्रेष्ठ परंपरा प्रवचन परंपरा के रूप में प्रवाहित होकर जीवन में प्रतिष्ठित हुई है। गुरु शिष्य परंपरा का यह पवित्र संबंध समाज में अबाध गति से संचारित हुआ है।
गुरु अपनी विवेक छाया में अध्यापन करता हुआ गुरुकुल के संस्कारों का प्रणेता बनता है, तो शिष्य श्रोता बनकर प्रबुद्ध रूप में अब ऋषि की मंत्रवाणी को अपने आत्मसात करता हुआ संस्कारों का संवाहक बना। यह हमारी आध्यात्मिक चेतना का विलक्षण पक्ष है, जिसमें श्रुतियों और स्मृतियों की रचना हुई तथा पुराणों की परिकल्पना लोक कल्याण का नियामक बनी। कथा, दृष्टांत, प्रबंधक आदि उद्धरण इत्यादि इस शैली के महत्वपूर्ण अंग बने, जिनके माध्यम से वक्ता ने अपने जीवन के विविध भावों को गंभीर तथ्यों की सहज व्याख्या करके श्रोता की बुद्धि को विवेक की ओर प्रवृत्त कर दिया। गुरु शिष्य की तरणाई को निखारता हुआ, तराशता हुआ, जीवन को नई दिशा देता हुआ मूल्यों का प्रणेता बना। हमारी जीवन शैली की यह अनूठी प्रवृत्ति ही राष्ट्रीय अस्मिता की अवधारणा बनी। गुरु जिसने अपने मातृभूमि के प्रति चैतन्य जागृत किया, लोक जीवन को मुखरित बनाया और आत्म मोक्षार्थ जगतम द्वितीयता के सूत्र को चरितार्थ किया। यहाँ से हमारी एक आधारशिला दर्शन की यहाँ पर स्पष्ट होती है। सामान्यतः दर्शन के स्वरूप, विषय, प्रयोजन और महत्व के संबंध में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में यदि कुछ विचार किया जाए तो अप्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि उसी के प्रकाश में और उसी के मापदंड को मानकर हम अपनी केंद्रीय समस्या का हल कर सकेंगे। दर्शन शब्द दृश्य धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है देखना। यह देखना आंखों से भी हो सकता है, स्थूल इंद्रियों से भी हो सकता है और अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्तियों से भी हो सकता है। भारतीय चिंतकों का मत है कि यद्यपि सृष्टि और सृष्टा दोनों ही अनिर्वचनीय और समझने में कठिन है, फिर भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति अन्यतम कठिन साधनों की अपेक्षा रखती है। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि परम तत्व की अपरोक्ष अनुभूति की जा सकती है और निश्चय ही इसी जीवन के श्वासों के छूटने के पहले, अर्थात अपने जीवन के रहते हुए हम अपने जीवन मूल्यों के आधार पर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मनीषी हमेशा ही पारदर्शी होते हैं और इसलिए वे जगत के लिए वंदनीय होते हैं। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक कहा गया है कि जिन्होंने परम ब्रह्म का साक्षात दर्शन किया है, वे ब्रह्मादि परम ऋषि हैं। उनको बार बार हमारी परंपरा नमस्कार करती है। इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए यदि हम और आप देखें तो यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना मत व्यक्त किया था कि ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्व तक आते आते दर्शन शब्द का प्रयोग प्रचलित होने लगा था। जो जो प्रवृत्तियां भारतीय दर्शन के स्वरूप को समय समय पर निश्चित करती रही और जिनके परिणाम स्वरूप उनके परिपूर्ण आध्यात्म स्वरूप का निर्माण हुआ, उनको उल्लेख भारतीय दर्शन में समय समय पर किया जाता रहा है। यही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि हम अपने समग्र ऐतिहासिक विकास में भारतीय दर्शन की एक गहराई आध्यात्मिक भावना से अनुप्राणित रहा है और केवल कौतूहलवश संसार के रहस्यों की खोलने की व्यग्रता उसने कभी नहीं दिखाई है। इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए हमें दर्शन के विभागों को आजकल मिलाना चाहिए। दर्शन शब्द अपने विभिन्न रूपों में तत्व दर्शन के अर्थ में प्राचीन दार्शनिक साहित्य के अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार ईसा उपनिषद के इस मंत्र में प्रथम बार दर्शन शब्द का प्रयोग अपने पारिभाषिक अर्थ में हुआ कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, सब जगत के पोषक करने वाले परमात्मन, उस ढकने को हटाओ ताकि सत्य को प्रतिष्ठित धर्म के रूप में दर्शन हो सके। इसका सीधा सा आशय यह है कि हम ये मानने के लिए तैयार होंगे कि जो सत्य है वह एक पक्षीय नहीं है, वह सार्वजनिक हो सकता है और सभी व्यक्तियों के लिए सर्व स्वीकार भी
किया जा सकता है। जब हम सत्य की बात करते हैं, प्रमाण बुद्धि की बात करते हैं, तो इसके पहले में भारतीय दर्शन के दोनों प्रभागों को देखना पड़ेगा। जैसा कि पहले हमारी पूर्व वक्ता मैडम ने बताया था कि आस्तिक और नास्तिक मत दो परंपराएं भारत में विकसित हुई और इन परंपराओं में जो वेद प्रमाण में आस्था नहीं रखते थे वे नास्तिक कहलाए और जिनकी प्रमाण बुद्धि में वेद में है वे आस्तिक दर्शन है। हम कह सकते हैं कि उपनिषद इन दोनों से परे है और इन दोनों की स्थापना करने वाला भी। यद्यपि परंपरागत दृष्टि से आस्तिक दर्शन के ही भाग हैं, वस्तुतः गगनचुम्बी हिमालय की उन चोटियों के समान है जिनसे होकर के भारतीय दर्शन की सरता बहती है। नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन आते हैं। आस्तिक दर्शनों में प्रधानतः 6 दर्शन शामिल हैं जो सामूहिक रूप से 6 दर्शन की संज्ञा पाते हैं और वे हैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत दर्शन। इन दर्शनों के उद्भव और विकास किसी एक विशेष युग की घटना नहीं है। इनकी एक बड़ी लंबी परंपरा का अनुवर्तन कर अपने वर्तमान रूप को इन्होंने प्राप्त किया है। चारवाक दर्शन का इतिहासवत्ता के विषय में कुछ विशेष खोज नहीं की गई है, किंतु यह विचार पद्धति अत्यंत प्राचीन है। संभवतः महाभारत के पूर्व और उपनिषदों के समकालीन इनकी परंपरा थी। जैन दर्शन संभवतः प्राग ऐतिहासिक है, ऐसा कुछ ऐतिहासिक विद्वानों का मत है। बौद्ध दर्शन का उदय भगवान बुद्ध के आविर्भाव के साथ हुआ, किंतु कुछ पूर्व के विचार पद्धतियां कालांतर में शासन के साथ अदृष्ट रूप से मिल गई। तो फिर यहाँ पर दर्शन की एक नई विशेषता ने जन्म लिया, जिसमें एक मानवतावादी प्रवृत्ति हमें और आपको देखने को मिलने लगी। भारतीय दर्शन का प्रवर्तन दुख निवृत्ति के उद्देश्य को लेकर के ही हुआ है। न्याय दर्शन का उच्चतम लक्ष्य यही है कि पदार्थों के सम्यक ज्ञान का निश्रेयस की सिद्धि हो, जिसमें दुख तरह का अंत हो, और जो दार्शनिक परिस्थिति न्याय की है वही वैशेषिक परंपरा की भी समझनी चाहिए। सांख्य योग तो निश्चय ही स्पष्टतम शब्दों में दुख निवृत्ति के ही लक्ष्य को लेकर के प्रवृत्त हुए हैं। मीमांसकों का मोक्ष संबंधी सिद्धांत यद्यपि कुछ विभिन्न प्रकार का है, किंतु स्वर्ग में दुख की निवृत्ति को तो वो मानते ही हैं, फिर वे चाहे आत्यांतिक भले ही न हो। वेदांत दर्शन निश्चय ही ब्रह्म विद्या का लक्ष्य एकमात्र दुख की निवृत्ति को ही मानता है और सभी औपनिषदिक विज्ञान इसके लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। आश्रव के क्षय से मोक्ष को मानने वाली दृष्टि जो कि जैनियों की थी, वह भी दुख की निवृत्ति की ही उपासना करती है। बुद्ध ने तो दुख और दुख की निवृत्ति को ही उपासना का मार्ग बताने का प्रयास किया है। भक्त और तांत्रिक सब इसी के पक्षपाती हैं। अतः इस लक्ष्य में हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भारतीय दर्शनों के प्रज्ञान का मूल्यांकन करें तो दर्शन शास्त्र का महत्व सदा ही भारतीयों को अपनी सभी विद्या स्थानों में उच्च स्थान पर स्थापित करना चाहिए। मनु, याज्ञवल्क्य और कौटिल्य आदि मनीषियों ने उसे समग्र ज्ञान का मूर्धन और अग्रणी बताया है। भारतीय चिंता सदैव आध्यात्म शास्त्र पर केंद्रित रही है। अतः जब हम उसके विवेचन में प्रस्तुत करते हैं तो भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम देन हमारी दृष्टि में होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बौद्ध दर्शन का इसमें अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और यह स्थान नास्तिक दर्शन में और अधिक देखा जाता है। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि पूरी भारतीय परंपरा में आस्तिक और नास्तिक दो परंपराओं में हमारा दर्शन का विस्तार हुआ और दोनों ही मनुष्य के दुखों को दूर करने में अपनी चिंता व्यक्त करते रहे। जब हम इस बात का
चारवाक दर्शन को लेकर के देखते हैं, जो कि वास्तव में कभी धर्म का रूप नहीं ले पाया, लेकिन उसकी चिंता भी मनुष्य के दुखों की है। इसीलिए वो ऐसी पराभौतिक किसी सत्ता में विश्वास नहीं करता है जहां पर कि वह अदृश्य हो, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, वह उसके कभी भी प्रमाण का विषय नहीं माना जा सका। पूरी भारतीय परंपरा में, भारतीय चिंतन में मनुष्य के दुखों को दूर करने की प्रवृत्ति हमारे भारतीय नीति शास्त्र की सर्वोच्च अवधारणा रही है, और इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि दर्शन या दार्शनिक जो कुछ भी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपना बौद्धिक विश्लेषण करते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ता है। साहित्य चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो। टैगोर की वो बात मुझे बहुत अच्छे से याद आती है, जबकि टैगोर कहते थे कि एक अच्छा दार्शनिक हुए बिना कोई अच्छा साहित्यकार नहीं बन सकता है। यदि सचमुच हमें एक अच्छे साहित्य की रचना करना है, जीवन मूल्यों से संबंधित साहित्य की रचना करना है, तो फिर हमें एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। समय की बाध्यता है, इसलिए मैं अपनी यहीं पर बात समाप्त करना चाहूँगा। हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं SRF और मांडा कॉलेज प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आस्तिक एवं नास्तिक एवं विभिन्न दर्शनों के संबंध में जो है बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अगले वक्ता प्रोफेसर यशवंत सिंह को आमंत्रित करता हूँ। सर जो है हिंदी विभाग मणिपुर यूनिवर्सिटी से हैं, और सर अपना उद्बोधन जो है प्रारंभ करें। प्रोफेसर यशवंत सिंह सर। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है सर। यस सर। जी बोलिए। यस सर। राजकीय महाविद्यालय मांडा सिगरौली मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आभासी माध्यम से जुड़े विभिन्न महानुभावों को मैं यथोचित अभिवादन करता हूं। मेरा जो विषय है वो है हिंदी साहित्य में शोध की दिशाएं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम नए तथ्यों के आलोक में नवीन स्थापनाएं करते हैं, या जो पहले से ज्ञात तथ्य हैं उनकी नए सिरे से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। मुख्यतः कहा जा सकता है कि शोध जो है नए तथ्यों की खोज के साथ ही साथ ज्ञात तथ्यों की तर्कसंगत व्याख्या भी होती है। इसका उद्देश्य नवीन सिद्धांतों की स्थापना। जैसा कि मैंने पहले सुना प्रारंभिक वक्ता को कि उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है। तो जो भी शोध के अंतर्गत सिद्धांत स्थापित हो, मेरे अनुसार उसकी मनुष्य जीवन में कोई उपयोगिता हो, चाहे वो साइंस का विषय हो, चाहे वो मानविकी का विषय हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का विषय हो, उसकी कुछ ना कुछ सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक सरोकार अवश्य होना चाहिए। कैसे तथ्य जो हैं, तथ्यों के आधार पर कैसे शोध होते हैं, इसका मैं एक अच्छा उदाहरण हिंदी साहित्य का भक्ति का, जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल को पढ़ते हैं, तो भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के जो उदय की व्याख्या है, सबसे पहले ग्रियर्सन ने, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन की महत्ता को, या ये आंदोलन है, इसको पहचाना, और उन्होंने कहा कि 15वीं 16वीं शताब्दी जो है
वो आंदोलन की शताब्दी है। भारतीय जनमानस में अचानक कहीं से बादल आए और ऐसे गरज गरज के बरसे कि पूरा उत्तर भारतीय जनमानस उस भक्ति रूपी बादल से या वर्षा से सारा बोर हो गया। एक तरफ तो कह रहे हैं कोई नहीं जानता है, दूसरी तरफ वो अपने पूर्वाग्रह कहना चाहिए उसके तहत उसको मध्यकालीन यूरोपीय ईसाई संतों से जोड़ते हैं। कहते हैं ये उससे प्रभावित है। सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, जो भी वहां मध्यकालीन ईसाई संत थे जिन्होंने यूरोपीय जनमानस को जागरण की नई दिशा दी थी, तो उससे जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये उसका प्रभाव है। कहीं ना कहीं वो जीसस क्राइस्ट को कृष्ण से जोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ग्रियर्सन। कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की वो जो भी अपने ढंग से तथ्यों की व्याख्या कर रहे हैं उसमें विदेशी और ईसाई प्रभाव की बात कर रहे हैं। दूसरे जो हिंदी साहित्य में जैसा हम जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने भी इसी भक्ति आंदोलन को अपने ढंग से जांचा परखा और उनको लगा कि जो उस समय 14वीं-15वीं शताब्दी या उसके आगे पीछे जो इस्लाम के आक्रमण हो रहे थे, तो उनके अनुसार ये इस्लाम के आक्रमण की प्रक्रिया है, हारे को हरनाम है, निराशा की परिणति है। यानी उसको वो भी कहीं ना कहीं विदेशी प्रभाव से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जोड़ रहे हैं। तो जो भक्ति आंदोलन को लेकर जॉर्ज गियर्सन और रामचंद्र शुक्ल की जो व्याख्या है वो विदेशी प्रभाव से ग्रसित है। वो अपने निष्कर्ष जो भी शोध निष्कर्ष है वो विदेशी प्रभाव, जहाँ गियर्सन ईसाई प्रभाव कर रहे हैं, ईसाई संतों का प्रभाव कर रहे हैं, वहीं रामचंद्र शुक्ल उसको इस्लाम धर्म के आक्रमण की प्रक्रिया ऐसा मान रहे हैं, जिसके कारण ये उत्तर भारत में भक्ति आई। लेकिन जो अगले यही भक्ति आंदोलन को जो अगले शोध या आलोचक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इन दोनों का जवाब दिया। तथ्य वही है, लेकिन तथ्यों को कैसे नए सिरे से व्याख्या। उन्होंने कहा कि हाँ, जो ग्रियर्सन कह रहे हैं कि ये भक्ति आंदोलन में जो करुणा है, ममता है, दया है, ये जो कृष्ण और यशोदा का जो मातृत्व है, कह रहे हैं ये उससे प्रभावित है। लेकिन ये देखना चाहिए कि इससे पहले ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, क्या उससे प्रभावित तो नहीं है ईसाई धर्म? या जो मध्यकालीन जो यूरोपीय ईसाई संतों की परंपरा है वो क्या बौद्धिक करुणा, दुख उससे तो प्रभावित नहीं है? फिर उसका प्रभाव का आकलन बात की किया जाए। एक तरह से वो ईसाई मानता को नकार रहे हैं। दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा का महत्व देते हुए वो पाली, प्राकृत और भ्रंश के साहित्य का भी अध्ययन कर रहे हैं और दक्षिण भारत में जाकर आलवार और नयनार संतों की परंपरा को भी ला रहे हैं। और उस आंदोलन को डॉक्टर सत्येंद्र की युक्ति है, भक्ति द्राविण रूप जी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड, तो उससे जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं ये जो भक्ति आंदोलन है इसके बीज पहले से ही थे। उत्तर भारत में ये शैव और नयनारों के माध्यम से पहले से ही ये विकसित हो रही थी। और उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इस्लाम अगर ना ही आया होता इस भारत भूमि में तो भी लगभग 75% भक्ति आंदोलन वैसे ही आता जैसे आज है। हाँ, उसमें कुछ समय लग जाता। उन्होंने इस्लाम के आक्रमण की प्रक्रिया को उत्प्रेरक कहा कि इसने इस भक्ति आंदोलन जो 100-200 साल 300 साल बाद आता दक्षिण भारत से उत्तर भारत, वो जल्दी आ गया, वो 14वीं-15वीं शताब्दी में आ गया। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो हो सकता है वो 18वीं शताब्दी तक आता। तो ऐसा करके मेरा यही कहना है कि जो एक भक्ति आंदोलन है उसमें कैसे तथ्यों की अपने अपने ढंग से नई नई व्याख्या हो रही है,
और नया जो ज्ञात तथ्य हैं उनकी पुनः व्याख्या, अपने अपने निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे जो वामपंथी आलोचक हैं उन्होंने इसको आर्थिक प्रभाव जोड़ा। आर्थिक उस समय उन्नति हो रही थी, इस वजह से ये क्या कहना चाहिए, जो निचली जातियां थी वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही थी, उनमें एक तरह से एक सांस्कृतिक पहचान की एक तरह से अकुलाहट थी, इस वजह से वो आया। और निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कबीर आदि निम्न जाति के संतों ने किया। तो सबके अपने अपने मत हैं। हेलो सर, ये हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? जहां तक शोध की शुरुआत की बात, जी मेरी आवाज, शोध की शुरुआत, हाँ शोध की शुरुआत की बात है, तथ्य के बाद शोध की शुरुआत की बात है। तो ये शोध निश्चित रूप से शोधार्थी के मस्तिष्क की एक परिकल्पना है। परिकल्पना विहीन शोधार्थी से अगर शोध करने को कहा जाए तो मैं समझता हूं वो उसी तरह होगा जैसे कोई तैरना नहीं जानता हो और उसको तालाब में उतार दिया जाए, नदी में उतार दिया जाए, तो ये तो हाथ पैर मार के किनारे आ जाएगा या डूब जाएगा। तो निश्चित रूप से एक परिकल्पना या एक प्रशिक्षण होना चाहिए शोधार्थी के लिए, तभी वो इस क्षेत्र में उसको उतरे, उसके पास परिकल्पना होना चाहिए। जहां तक शोध निर्देशक की बात है, शोधार्थी और शोध निर्देशक दो पहलू हैं, तो वो एक तरह से सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है, वो उत्प्रेरक का काम करता है। इस शोध प्रक्रिया में सबसे पहले विषय निर्धारण की बात आती है, उपयुक्त विषय। बहुत बार होता है कि हम अपना ही कोई रुचि का विषय थोप देते हैं एक तरह से शोधार्थी के ऊपर। तो मेरी समझ में जो भी शोध विषय का निर्धारण है वो शोधार्थी की रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अगर उसकी जिस विषय में रुचि है उसका मन लगेगा, उसमें काम करेगा, उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। मैंने मणिपुर में देखा कि एक लड़की जनजातीय भाषाओं की लोक कथाओं पर काम कर रही थी, जबकि वो जनजातीय नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा आप कैसे अब सब जनजातियों तक आप पहुंचाएंगे, आपकी क्षमता नहीं है। अगर आप किसी एक जनजाति का चुनाव कर लेती तो चल जाता। तो बोले सर मुझे नहीं मालूम, मुझे जो विषय दिया गया। तो निश्चित रूप से अगर उसकी रुचि है शोधार्थी की तो उसकी क्षमता का भी देखना चाहिए, वो वहां तक पहुंच सकता है, वो उस सामग्री को आगे जाकर उसकी पहुंच में है, उसका चुनाव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पर शोध निर्देशक उसको उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, और अगर रुचि है जिस विषय में शोधार्थी की, उसी के अनुरूप जो शोध निर्देशक है उसकी विषय विशेषज्ञता भी देखी जानी चाहिए। अगर कोई समकालीन साहित्य का टीचर है, शिक्षक है, और उससे कहा जाए कि आप पाठ विज्ञान पर शोध निर्देशन करिए, तो ये संभव नहीं है। तो शोध विषय के निर्धारण में शोधार्थी की रुचि और उसकी क्षमता को देखा जाना चाहिए। जो शोध निर्देशक है उसकी विषय विशेषज्ञता को इसमें शामिल करना चाहिए। जहां तक मेरा ये मानना है कि जो शोध विषय है उसमें साहित्य और विचारधारा दोनों का समन्वय होना चाहिए। जैसा कि अभी बहुत सारा जयशंकर प्रसाद के इसमें बहुत सारे मैडम ने दर्शन की बात की, तो हम जयशंकर प्रसाद के काव्य में अगर काम करना है तो कोई ना कोई दर्शन या विचारधारा जरूर। जयशंकर प्रसाद के काव्य में शैव दर्शन, जयशंकर के प्रसाद में बौद्धिक करुणा, या जो भी विषय हम रख सकते हैं, या क्या कहना चाहिए प्रसाद के नाटकों में आधुनिकता, जो भी विषय है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्शन या विचारधारा का पुट अवश्य होना चाहिए। तो जो शोध विषय है वो शोधार्थी की रुचि क्षमता, शोध निर्देशक की विषय विशेषज्ञता के साथ ही साथ साहित्य और दर्शन का समन्वय भी होना चाहिए। उसमें उन दोनों को अगर नहीं जोड़ा जाएगा, बहुत बार हमने देखा शुरू में कि प्रेमचंद व्यक्तित्व और कृतित्व,
ये कोई शोध नहीं है, ये तो एक तरह से एक एरा हो गया। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, या जयशंकर प्रसाद की कहानियों में क्या ढूंढना चाहते हैं, कोई ना कोई विचारधारा या कोई ना कोई दर्शन अवश्य आना चाहिए। एक प्रशिक्षण की बात है, इस शोध की प्रक्रिया में अगर ऐसा हो जाता है कि शोधार्थी और शोध निर्देशक दोनों मिल जाते हैं तो रूपरेखा बनाने को कहा जाता है। एक आउटलाइन, रूपरेखा बनाइए। तो रूपरेखा एक तरह से प्रस्तावित होती है, जैसा कि हम जो शोध प्रवृत्ति की पुस्तकें हैं उसमें संशोधन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक प्रस्तावना देनी होती है। अध्याय उपाध्याय भी बनाने पड़ते हैं, कुछ जो भी पूर्व में उस विषय से संबंधित कार्य हुए हैं उनको भी देना पड़ता है, और इसके होने से आगे क्या होगा, आगे क्या नया विषय ज्ञान का जुड़ेगा, क्या फायदा होगा, ये भी देना पड़ता है। मैं अपने मणिपुर में कुछ बच्चे आते हैं और वो लोक साहित्य पे काम करना चाहते हैं। एक लड़की ने कोम पर काम किया, कोम जनजाति पे। उसने कहा सर मैं पहली लड़की होंगी, पहली स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से कोम लोक साहित्य को सामने लाऊंगी। उसकी रुचि का, उसकी क्षमता का, उसकी गर्व का विषय था, उसने उसमें किया। तो ऐसा एक तरह से हमें रूपरेखा ऐसी आनी चाहिए जिसमें एक संभावनाएं हो, अध्याय उपाध्याय उपसंहार सारी चीजें, क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या आगे चीजें हैं, इन सब की एक आउटलाइन भी हमें बनानी पड़ती है। और इसके बाद मैं शोधार्थी को कहूंगा कि उसको कच्छप गति से, कछुए की गति से धीरे धीरे, शोध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर वो कछुआ और खरगोश का हमने सुना है, जिसमें खरगोश ने खूब दौड़ लगाई और बीच में सो गया और कछुआ आगे निकल गया, तो कछुए की गति से निरंतर धीरे धीरे अगर वो शोधार्थी काम करता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में पहुंचेगा। लेकिन अगर खरगोश की तरह वो कुछ उछलकर आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है तो ऐसा संभव नहीं है। शोध में अगर निरंतरता नहीं है तो फिर वो शोध, अच्छा शोध संभव नहीं है। हाँ, उसकी खाना पूर्ति हो सकती है। तो शोध की जो प्रक्रिया है जिसमें सामग्री संकलन है, जिसमें क्या फील्ड वर्क भी हो सकता है, तो वो धीरे धीरे निरंतर कछुए की गति से होना चाहिए। और इसमें शोधार्थी को, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, नीर क्षीर विवेक, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके विषय से संबंधित बहुत सारी सामग्री हो सकती है, लेकिन उसको प्राथमिक स्रोत का ही चुनाव करना चाहिए। अगर कहीं किसी पुस्तक में कोई फुटनोट या कोई द्वितीयक स्रोत मिलता है तो उसको ना मान के वो प्राथमिक स्रोत में ही जाए और वो ठीक तरीके से पढ़कर धीरे धीरे नीर क्षीर विवेक से उसको सामग्री का संकलन करना चाहिए। और अंत में जब उसको लगे कि पर्याप्त सामग्री हो गई है तब उसको शोध प्रबंध जमा करने की ओर होना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ अब हो गया है कि फिर पीएचडी सेमिनार भी होता है, इसमें उसको करना होता है प्रेजेंटेशन अपना क्या क्या किया है, और उसमें जो विषय सूची आती है, रूपरेखा जो है वो प्रारंभिक होती है, बदल सकती है, लेकिन जब वो शोध प्रबंध जमा करता है तो विषय सूची फाइनल होती है, और जिसमें हम विधिवत रूप से संदर्भ ज्ञान सूची, फुटनोट, साक्षात्कार, संदर्भ ज्ञान सूची जिन जिन पुस्तकों को उसने रेफरेंस लिया है, फुटनोट, ऐसी बातें जो बीच बीच में आई हैं जिनकी टिप्पणी देने, खासकर लोक साहित्य में इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द होते हैं उनकी जरूरत है। उसको कई बार नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो सर। नहीं सर, आ रही है पूरी तरह आ रही सर। ठीक है सर, विजुअल है आप? जी, मेरा समय पूरा तो नहीं हो रहा है। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, बस थोड़ी देर में मैं पूरा कर रहा हूँ। जी। फुटनोट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो टेक्निकल पारिभाषिक शब्द हैं उनको हम फुटनोट के माध्यम से भी रख देते हैं। जैसे कि मेरे मणिपुर में है, लोकताक पड़ जाएगी, बैंक के नोटों से मुद्रांक की मोहरियां बनेंगी, मैरिन ड्राइव, हाथ में हाथ लेकर घूमेंगे, रेप का क्लाइव, ऐसी एक कविता है।
तो मोइरांग चाहे लोकताक पड़ जाएगी बैंक नोटों से, तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकताक क्या है। वहां की बड़ी झील है जहां पर अब व्यवसायीकरण हो रहा है, पैसा कमाने का हो रहा है, जिसके कारण वो झील धीरे धीरे संक्रमण का शिकार हो रही है। मोइरांग वहां का ऐतिहासिक एक तरह से राजधानी है जहां INA का भी मुख्यालय है। तो ये चीजें फुटनोट में हम डाल सकते हैं। बहुत बार किसी अगर साहित्यकार पर अगर काम करना है या किसी विषय विशेष पर काम करना है, तो उसी विशेषज्ञ जो बाहर है कोई ऐसा, उसके लिए साक्षात्कार भी करना होता है, उसके लिए एक प्रश्नावली बनाकर, और जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, जैसे कि मेरे निर्देशन में एक बाल साहित्य पे शोधार्थिनी काम कर रही है, तो आगरा जाकर प्रोफेसर उषा यादव जी से उसने साक्षात्कार लिया, उनके बाल साहित्य के बारे में, उनके बारे में जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि फील्ड वर्क के लिए लोक साहित्य में जाना पड़ता है, जिसमें स्रोत का भी विवरण रखना होता है। तो एक तरह से ये सारी प्रक्रियाएं करते हुए जब हम अंतिम शोध को देते हैं विशेष सूची में, तो इनका भी स्थान उसमें कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को भी रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सबको परिशिष्ट में, अंत में, जैसा कि है संदर्भ सूची के बाद परिशिष्ट में एक तरह से इनको रखना चाहिए। तो ऐसा करके अगर वो धीरे धीरे कछुए की गति से अगर वो काम करता है, नीट सिर पे बेक रखता है, अगर उसकी एक तरह से शोध के प्रति, अपने विषय के प्रति रुचि है, एक परिकल्पना है, अगर उसको शोध निर्देशक एक विषय विशेषज्ञ के रूप में मिला है, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा कार्य कर सकता है, तो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। मैं लोक साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मैं आज भी याद करता हूँ कि अवधि का लोक साहित्य सरोजनी रोहतगी जी ने किया था। अवधि का लोक साहित्य एक मानक लोक साहित्य पर उनका शोध प्रबंध था। हाँ, बढ़िया उन्होंने काम किया था। तो ऐसा क्या कहना चाहिए, काम करना चाहिए। आजकल हर जगह आधुनिक साहित्य पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, खासकर कथा साहित्य पर, समकालीन कविता पे, लेकिन हमें पाठ विज्ञान तो बहुत सारे विद्यार्थी नए अब समझेंगे नहीं समझेंगे, उस पर भी जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिसमें पूरा आदिकालीन सारा का सारा साहित्य एक तरह से समाहित है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें लोक साहित्य, जैसा कि सर ने मौखिक साहित्य की बात की थी, BC सर ने, तो इन सब का ध्यान देना चाहिए। तो हमें बाल साहित्य पे भी आना चाहिए, हमें प्रवासी साहित्य पे भी आना चाहिए। बहुत सारे विमर्शों का दौर है, तो उसमें विविध तरह के विमर्श, स्त्री विमर्श तो फेमस हो गया, कहना चाहिए, दलित विमर्श फेमस हो गया, थर्ड जेंडर विमर्श फेमस हो गया, वृद्ध विमर्श, महानगरीय विमर्श, बहुत सारे विमर्श आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे चलकर पुरुष जनजाति विमर्श भी हो रहा है, आगे चलकर पुरुष विमर्श की भी बात होने लगेगी। तो एक तरह से ये अच्छा है कि अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य में जो शोध है वो थोड़ा बृहद परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए। सर आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, फिर यहीं पे मैं समाप्त करूं? मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, मेरी बात सुनी, और मैं बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, आवाज नहीं आ रही ना? ठीक है, तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त, आयोजकों को मैं धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूँ। आप सबको पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी शोध के लेखन के बारे में। धन्यवाद सर आपको। अब मैं डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा, महिला कॉलेज झारखंड से अनुरोध करूंगा कि वे जो है अपना उद्बोधन है। मैडम डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैडम। डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैडम नहीं है क्या? कोई के सर? हेलो, डॉक्टर शालिनी मैडम। सर मैडम नहीं है?
अभी लेफ्ट हो गए हैं, अभी रुकेंगे सर मैडम, अभी आप नेक्स्ट अभी जुड़ेंगे सर, अभी आप नेक्स्ट साल में मैडम को ठीक सर ठीक है सर, अगले वक्ता को आमंत्रित कर लेते हैं। मैं डॉक्टर शालिनी सोनी मैडम, प्राचार्य प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, स्वामी विवेकानंद कॉलेज राजस्थान से अनुरोध करूंगा कि वे जो है अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। मैडम डॉक्टर शालिनी सोनी मैडम। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम संगोष्ठी में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम एवं मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी गवर्नमेंट कॉलेज मांडा सिंगरौली एवं सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने भारतीय साहित्य एवं दर्शन विषय को इस संगोष्ठी के लिए चुना एवं संस्कृत साहित्य विषय पर अपने विचार व्यक्ति हेतु मुझे यह मंच प्रदान किया। इस प्रकार की संगोष्ठियां शोध क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रकाशित करने तथा शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु होती है। ये विद्वानों को एक मंच प्रदान करती है जिससे वे हमें अपने ज्ञान से सभी को लाभान्वित कर सके। आज मैंने बहुत से विद्वानों का उद्बोधन सुना, सभी ने साहित्य एवं दर्शन से संबंधित इतने ज्ञान मूल्य रत्न हमें प्रदान किए। ये ऐसे ही मंच होते हैं जिन पर सभी को विभिन्न विषयों पर ज्ञान मिलता है, और ये तो विषय हमारा भारतीय संस्कृति का मुख्य विषय है, भारतीय साहित्य एवं दर्शन। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य एवं दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का दर्पण है, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। भारतीय संस्कृति में जहाँ भारतीय साहित्य में जहाँ भारतीय समाज के आदर्श और मूल प्रतिबिंबित होते हैं, वही दर्शन में भारतीय संस्कृति की विचारधारा प्रतिबिंबित होती है। प्रकृति एवं पुरुष की सत्ता को सृष्टि की उत्पत्ति के द्वारा वहां पर बताया गया है। संस्कृत साहित्य अब तक का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। इसकी प्राचीनता के कारण ही यह बेजोड़ साहित्य माना गया है। पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में मिस्र का साहित्य सबसे प्राचीन माना गया है, लेकिन वह भी कितना प्राचीन है? विक्रम से केवल 4000 वर्ष पूर्व। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणित के अकाट्य प्रमाण के द्वारा निर्धारित किया है कि ऋग्वेद में की रचना आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुई थी, और यही मत आज प्रमाणिक माना गया है। इनके अनुसार संस्कृत का साहित्य सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण में संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण हुआ, और इसी कारण यह साहित्य इतना प्राचीन है। तब से साहित्य की जो धारा है ये निर्मल तरंगणी में बहती आ रही है। हमारा ऋग्वेद साहित्य जो विश्व का प्राचीनतम और सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, यह सिर्फ देव स्तुति परक मंत्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसमें संसार का समस्त ज्ञान है, जिसमें साहित्य, दर्शन, धर्म इन सभी के विषय हैं। दार्शनिक तत्वों का, दार्शनिक प्रवृत्ति का बीज भी ऋग्वेद में ही उपलब्ध होता है। भारतीय दार्शनिक प्रवृत्ति का ये बीज अब पुरुष सूक्त आदि में दार्शनिक प्रवृत्ति के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। वेद में बीज के